थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर कोऑपरेशन। आप सभी को धन्यवाद कोऑपरेशन के लिए। और आई एम सॉरी कि आज जूम ऐप इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, मीटिंग होस्ट नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू सम सिक्योरिटी इश्यूज, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने कुछ सिक्योरिटी इश्यूज जारी किए हैं और उसके चलते मैं मीटिंग होस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जो सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म से वो मेरे को मीटिंग होस्ट करने से बाधित कर रहा है। तो इसीलिए क्या है कि मैं अपने YouTube चैनल में और आप लोगों को लाइव वीडियो भी शेयर करूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आज मैंने सोचा था कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए क्लास लूंगा, लेकिन सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का क्योंकि कॉमन टॉपिक है कुछ, तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और सेकेंड सेमेस्टर का एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, लॉज एंड पॉलिसीज का जो पोर्शन है उसमें आज हम लोग थोड़ा सा जो लॉज एंड पॉलिसीज का कुछ पोर्शंस जो मैच करता है दोनों ईयर के साथ, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और कल हम लोग एजेंडा 21 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किए थे, तो उसको आगे लेके जाना है आज। और हम लोग कुछ ऐसे इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल पॉलिसीज। तो एनवायरमेंटल पॉलिसीज एक ऐसा चैप्टर है, या लॉज एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके यूजीसी नेट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, लॉज एंड पॉलिसीज के कुछ टर्मिनोलॉजीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का मतलब है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का मतलब है कि जो प्रदूषण कर रहा है, जो प्रदूषक जो है, जैसे कि एक औद्योगिकी हो सकता है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर हो सकता है, या फिर मान के चलिए एक आपके ये हो सकता है, एक म्यूनिसिपैलिटी हो सकता है, या फिर मान के चलिए एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन हो सकता है जो कि प्रदूषण कर रहा है। तो वो प्रदूषण जो फैल रहा है, ये आपका ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, ये आपका वायु प्रदूषण हो सकता है, ये आपका जल प्रदूषण हो सकता है, ये आपका मृदा प्रदूषण हो सकता है। जो भी प्रदूषण फैल रहा है, इस प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार ठहराएगा? इस प्रदूषण के लिए जो पॉल्यूटर है, पॉल्यूटर वुड बी सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस पॉल्यूशन। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल बोलते हैं कि जो आपके पॉल्यूटर है, जो आपका प्रदूषण फैल रहा है, जो प्रदूषण फैला रहा है, वो वही उसका जो है हर्जाना भरे, वही उसका कंपेंसेशन दे, पूरा कंपेंसेशन दे। तो जो भी आपके कंपेंसेशन देना है, किसको देना है? जो पीड़ित हैं। पीड़ित कौन है? जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित उस प्रदूषण से, वो है आपके कंपेंसेशन विक्टिम्स। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल ये कहता है कि पॉल्यूटर जो प्रदूषण फैला रहा है, वो उसका जिम्मेदारी है ये पूरा कंप्लीट करना। प्रदूषण जो भी फैला रहा है उसका जिम्मेदारी है कि आपके पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी हानि हो रहा है, हो सकता है वो जल का प्रदूषण हो या वायु का प्रदूषण हो, और उससे जो पीड़ित हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उनको आपको पूरा कंपेंसेशन जो है देना पड़ेगा। उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। उसके लाइफ रिस्क है या फिर उसके रोटी रोजी में जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कंप्लीट जो भी आपका कंपेंसेशन है, किसको देना पड़ेगा? देना पड़ेगा आपके जो है पॉल्यूटर को, मतलब जो पॉल्यूशन फैला रहा है। तो पॉल्यूशन फैला रहा है जो पॉल्यूटर है, और आपके जो ये है, आपके जो इंडस्ट्री है जो पॉल्यूशन कर रही है, ये दोनों इसमें शामिल होंगे। और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल इसीलिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और खास करके अगर हम लोग देखें कि हमारे देश में पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल कब लागू किया गया था? पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल लागू किया गया था आपके जब दिल्ली में श्रीराम ओलियम गैस लीक केस हुआ था दिल्ली में। तो श्रीराम ओलियम गैस लीक केस में हम लोग पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को लागू किए थे। तो श्रीराम ओलियम गैस लीक केस जो है, ये आपके इसमें हुआ था,
श्रीराम ओलियम गैस लीक केस जो हुआ था ये आपके दिल्ली के श्रीराम इंडस्ट्रीज में हुआ था, जब ओलियम गैस के लीकेज के कारण काफ़ी सारे लोगों को हादसा का सम्मुखीन होना पड़ा और काफ़ी सारे लोग मारे भी गए। और दिल्ली के बहुत ही पॉपुलेटेड एक नेबरहुड में गैस लीकेज के कारण, ओलियम गैस का लीकेज के कारण काफ़ी लोग मारे गए। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को अगर हम लोग हिंदी में इसको थोड़ा सा समझें, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को, तो काफ़ी सारे बातें आती है, जैसे कि व्हाट इज़ पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल इन आवर कंट्री। जब हम लोग चर्चा करते हैं तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का एक हिंदी का मैं पीपीटी आप लोगों को दे दूंगा फॉर आपका इजियर अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज इट इज़ द कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। क्या है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल? इट इज़ द कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस दैट those who are committing the pollution, those who are producing the pollution should bear the costs of managing it to prevent damage to human health or the environment. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, the polluter pay principle is the commonly accepted practice that those who produce pollution should bear the cost of managing it to prevent damage to human health and environment. पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य, ये दोनों में जो भी डैमेज हो रहा है कि ड्यू टू एनवायरमेंटल डैमेज, हेल्थ के ऊपर जो भी प्रभाव हो रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दैट इज पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। एंड द पॉल्यूटर इज लायबल टू पे कंपेंसेशन टू द विक्टिम्स फॉर दिस damage. And for instance, a factory that produces a potentially poisonous substance as a byproduct of its activities is usually held responsible for its safe disposal. कोई भी फैक्ट्री से जो भी बाई प्रोडक्ट्स निकल रहा है, हो सकता है वो कोई वाटर पॉल्यूशन एफ्लुएंट हो, कोई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट हो, कोई आपके वीओसी हो। वीओसी का मतलब है, ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वीओसीज क्या होते हैं? वीओसीज कई बार आपकी यूजीसी नेट में भी आता है। व्हाट इज वीओसी? Can anyone tell me what is VOC? So VOC ये एयर पॉल्यूशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके कई बार हम लोग पूछते हैं व्हाट इज VOC टेस्ट। VOC टेस्ट आजकल इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इट इज़ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो VOCs जो हैं, या जो भी आपके नॉक्स हैं, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, या भी जो सॉक्स हैं, जो सल्फर के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, वो उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करें। और अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अगर प्रदूषण फैल रहा है, वो प्रदूषण के लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर हम सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई भी पॉल्यूशन के लिए हम जिम्मेदार हैं और हमको रिस्पॉन्सिबल ठहरा जाएगा। हमको उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा कि कोई भी कंपेंसेशन अगर हमको देना हो, वो डायरेक्ट कंपेंसेशन हो, इनडायरेक्ट तरीके से कंपेंसेशन हो, आई वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। So why should the principle? Next question is what is polluter pay principle? This is the first question. Next is why should the principle be applied to greenhouse gas emissions? जितने भी greenhouse gas emissions हो रहा है पूरे पृथ्वी में, greenhouse gas का जो भी निर्गमन हो रहा है, उसमें ये polluter pay principle क्यों लागू किया जाता है? Greenhouse gas emission are considered a form of pollution. देखिए ग्रीनहाउस गैस जो भी है SF6 है, आपको पता है, नॉक्स, NOx, SOx, सल्फर के जितने भी ऑक्साइड्स, मीथेन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं, जितने भी आपके सल्फर के हो, नाइट्रोजन के हो, जितने भी आपके ऑक्साइड्स हैं, ये एक प्रकार के ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ये एक फॉर्म ऑफ एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन, मानवीय कृत्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि these pollution actually they cause potential harm and damage through impacts on climate. आपको पता है कि वातावरण के ऊपर एवं जलवायु के ऊपर एक बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव के कारण क्या हो रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण हमारे पृथ्वी में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर, मानव स्वास्थ्य के ऊपर एक बहुत ही हानिकारक प्रभाव हो रहा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संस्था
के अनुसार 2012 में अगर हम लोग देखें कि 12% जो ग्लोबल डेथ्स हुआ था वो क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण ही हुआ था, और 2020 में जाते जाते वो लगभग 20 से 25% ऑफ द एंटायर डेथ्स आर ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन या आपके सॉइल पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। तो इसीलिए पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को हम लोग क्या मानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन में हम लोग उसको लागू करते हैं, और ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में इसको लागू करने का मतलब है क्लाइमेट चेंज में भी पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल लागू होता है। सो द पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स थ्रू अ सो कॉल्ड कार्बन प्राइस। कार्बन प्राइस का मतलब क्या है? कार्बन प्राइस का मतलब ये है कि आपके जो भी कार्बन आपके निकल रहा है वातावरण में, जो भी आपके कार्बन आ रहा है, इफ इट इज ड्यू टू वेहिकुलर एमिशन, इफ इट इज ड्यू टू इंडस्ट्रियल एमिशन, औद्योगिक निर्गमन के कारण, या फिर मान के चलिए जो भी आपके व्हीकल से जो भी एमिशन हो रहा है इसके कारण जो भी आपके कार्बन आपके एनवायरनमेंट में जुड़ रहा है या आपके क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसमें हमको पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जोड़ना ही पड़ेगा। एंड दिस इम्पोज अ चार्ज ऑन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जो इमिशन कर रहा है ग्रीन हाउस गैस का, उसको इसका चार्ज बियर करना पड़ेगा, कार्बन का प्राइस का चार्ज बियर करना पड़ेगा, उसको ये चार्ज देना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो क्या कर सकता है? आइदर डायरेक्ट चार्ज पे करके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पीड़ित हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित हो रहा है ड्यू टू कार्बन एमिशन, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन, उनको उनके लाइफस्टाइल बेनिफिट के लिए वो कुछ करेंगे, उनके स्वास्थ्य व्यवस्था, उनके शिक्षा व्यवस्था, उनके रहने खाने की व्यवस्था सुधारने के लिए वो कुछ डोनेशन देंगे, या फिर वो क्या करेंगे? कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के तहत क्या है कि जो CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत, जो कि 4th सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत वो क्या करेंगे? उस स्टेक होल्डर्स जहाँ पे रहते हैं या फिर कोई ऐसे जगह जहाँ पे हरियाली ज़्यादा है वहाँ पे जाके और पेड़ पौधा लगाने का कोशिश करेंगे, ताकि कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के माध्यम से क्या है कि पूरे विश्व का जो क्लाइमेट है, क्योंकि क्लाइमेट किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री या कोई देश या कोई सीमा रेखा को नहीं मानता है, तो अगर हम यहाँ पे पौधा लगा रहे हैं तो उस पौधे का जो ऑक्सीजन है वो केवल अंबिकापुर में ही रहेगा, दिल्ली में नहीं जाएगा, और दिल्ली में अगर पौधा लगा रहे तो वो दिल्ली में ही रहेगा, मणिपुर में नहीं जाएगा, और मणिपुर में जो पौधा लगा रहे वो केवल मणिपुर में रहेगा, वैंकूवर कनाडा में उसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व एक है, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ विलेज। तो इसीलिए क्या है कि कोई भी पेड़ पौधा हम लोग कहीं पे भी लगाते हैं, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन के माध्यम से हम लोग जो भी लगाते हैं, या फिर कैप एंड ट्रेड में आप लोगों को बोला था कि आपको कैप करो, पहले कार्बन को कैप करो। कैप करना मतलब है कार्बन का जो भी निर्गमन है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन का जो लीकेजेस हैं उसको पहले बंद करो, और फिर उसको ट्रेडिंग करो। जो भी कार्बन को हम लोग बचा पाएंगे, जितने भी कार्बन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, हेक्साफ्लोरोकार्बन हो, SFCs हो, सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स हो, SF6 हो, ये सारे जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस को हम लोग बचा पाएंगे, और हम लोग पोल्यूशन को कम करेंगे, प्रदूषण को हम लोग कम से कम करने की कोशिश करेंगे, और क्लाइमेट चेंज को रोकथाम की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए कि ये कार्बन प्राइस को एक बिठाया गया है। कार्बन प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, that make the polluter pay through two different policy instruments. Carbon price can make the polluter pay through two different policy instruments. The first is a straightforward price based mechanism. प्रथम क्या है? एक straightforward price based mechanism. सबसे पहला है straightforward price based mechanism in the form of a carbon tax. आप लोग टैक्स देते हो, इनकम करने में टैक्स देना पड़ता है, सरकार को देना पड़ता है टैक्स, और सरकार उसी टैक्स से आपको आपदा के समय हो या नॉर्मल समय भी आपको जो भी सहायता मिलता है सरकार से, इस टैक्स के माध्यम से मिलता है। जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो इस टैक्स के माध्यम से ही सरकार आप तक
आप तक पहुंचाती है। तो अगर हम लोग इसमें कार्बन टैक्स की बात करें तो कार्बन टैक्स मतलब जितना परिमाण जो भी ग्रीन हाउस गैस का निर्गमन हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमको टैक्स देना पड़ेगा। और वेयर द प्राइस ऑफ पॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ टैक्स फॉर ईच टन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिटेड। अगर हम 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड निर्गमन हो रहा है, 1 टन अगर कार्बन CFC निर्गमन हो रहा है, एक टन SF6 निर्गमन हो रहा है, तो उसके लिए आपको प्राइस देना पड़ेगा कि मेरे अगर औद्योगिकी से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्गमन हो रहा है, मेरे अगर औद्योगिकी से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्गमन हो रहा है, मेरे अगर औद्योगिकी से SF6 का निर्गमन हो रहा है, मेरे अगर औद्योगिकी से NOx SOx का निर्गमन हो रहा है, या मेरे व्हीकल से निर्गमन हो रहा है, तो उसके लिए जो भी टैक्स होता है कार्बन टैक्स वो मैं दूंगा। और किसको दूंगा? जो कंपेंसेशन किसको दूंगा? विक्टिम्स को दूंगा, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे इससे प्रभावित हो रहा है। किससे प्रभावित हो रहा है? मेरे कारनामे से। कारनामे मतलब यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन, GHG एमिशन के कारण जो लोग प्रभावित हो रहा है, डायरेक्टली प्रभावित हो रहा है, इनडायरेक्टली प्रभावित हो रहा है, वो कार्बन टैक्स के जो कार्बन टैक्स में दूंगा उस टैक्स से उसको फायदा पहुंचाया जाएगा। उसके शिक्षा व्यवस्था, उसके स्वास्थ्य व्यवस्था, उसके रहने खाने का व्यवस्था, उसके मकान की व्यवस्था, उनके जो भी प्रॉब्लम है उसको सुलझाने की जो व्यवस्था है, ये हम लोग कार्बन टैक्स के माध्यम से डायरेक्टली प्राइस बेस्ड मैकेनिज्म, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइस बेस्ड मैकेनिज्म है, उससे करेंगे। द सेकेंड फॉर्म इज थ्रू अ कोटा बेस्ड सिस्टम। पहला क्या फॉर्म था? स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइस बेस्ड मैकेनिज्म। और दूसरा फॉर्म था, सेकेंड फॉर्म जो है, इट इज थ्रू अ कोटा बेस्ड सिस्टम। कोटा बेस्ड सिस्टम मतलब ऑफन रेफर टू एज कैप एंड ट्रेड और एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ये एमिशन ट्रेडिंग स्कीम आपके कियोटो प्रोटोकॉल में भी है। तो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम जो आपके कियोटो प्रोटोकॉल में है, वो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम आपके इसमें भी आपके जो कियोटो प्रोटोकॉल में है, वो आपको कार्बन टैक्स में भी उसको फॉलो करना है। तो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम क्या है? एमिशन ट्रेडिंग, अगर हम लोग ट्रेडिंग सिस्टम्स को देखें, किसमें क्या खरीदारी या क्या बेचा जा रहा है? कार्बन को बेचा जा रहा है। तो ये एनवायरमेंटल रेगुलेशन स्कीम है। कार्बन कैप एंड ट्रेड स्कीम क्या है? ये क्या है? ये एक एनवायरमेंटल रेगुलेटरी स्कीम है। कैप एंड ट्रेड, कैप करो मतलब बंद करो, उसका छिपी लगाओ, उसका कैप को बंद करो और उसको बेचो। पहले कम करो फिर बेचो, फिर पहले कम करो फिर बेचो। दैट इज कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म। तो ये कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म जो है हमारे कार्बन का, कैप एंड ट्रेडिंग, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? कैप एंड ट्रेडिंग में हम लोग क्या बोलते हैं? कैप एंड ट्रेडिंग में हम लोग बोलते हैं कि हाउ कैप एंड ट्रेड वर्क्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलेटेड पॉल्यूटेंट्स दैट ड्राइव ग्लोबल वार्मिंग आर मेन टारगेट ऑफ सच कैप्स। हमको पहले उसका एमिशन को सील कर देना है, सीलिंग करना है, बंद कर देना है कि कितना तक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्गमन हो सकता है, कितना तक कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में फैल सकता है, कितना तक कार्बन डाइऑक्साइड फैलने से पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, कितना तक पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड फैलने से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये हमको देखना है। दैट इज कैपिंग, सील कर देना है कि अगर हो रहा है, अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अगर मान के चलिए आपके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में परिवर्तन हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो पहले हमको उसको बंद करना है। दैट इज कैपिंग एंड देन इट इज ट्रेडिंग। तो एक लिमिट है, इस लिमिट तक ही आप कार्बन का निर्गमन कर सकते हो। तो एक मैक्सिमम लेवल, एक सीलिंग, एक लिमिट हम लोग सेट कर देंगे कि इतने समय तक इतना एमिशन हो सकता है कार्बन का। वो आपके औद्योगिक यूनिट से, आपके इंडस्ट्रियल यूनिट से हो सकता है, आपके वर्कशॉप से हो सकता है, आपके व्हीक्यूलर एमिशन के कारण हो सकता है, आपके फायरवर्क्स के कारण हो सकता है, कुछ भी हो। That is not a very big deal, but the thing is we are actually trying to cap it
एंड देन वी आर ट्राइंग टू ट्रेड इट। ट्रेड इट मतलब हम उसको लेके व्यवसाय करेंगे, उसको हम लोग बेचेंगे। किसको बेचेंगे? जिसको नीड है। नीड है मतलब क्या बेचेंगे? जैसे कार्बन का कैप कर दिए, कार्बन का एमिशन को रोक दिए, तो कार्बन का एमिशन रोकने के बाद जो हमारे एक्स्ट्रा कार्बन यूनिट है, कार्बन क्रेडिट है, उस कार्बन क्रेडिट को सेल करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बोतल में कार्बन भर के बेच देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बोतल में कार्बन भर के बेचना नहीं है। पहले क्या है कि उसका जो लिमिट है एमिशन का, उसको सील कर देंगे, उसका एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देंगे, मैक्सिमम लिमिट एक तय कर दिए, और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी आपका एमिशन हो रहा है कार्बन का, उस कार्बन का एमिशन को पहले सील कर दिए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको कार्बन क्रेडिट को बेचेंगे। मान के चलिए जैसे हमारे पास कार्बन ज़्यादा मात्रा में है, तो कार्बन क्रेडिट्स बेचने का मतलब ये है कि अगर हम उस कार्बन यूनिट को, एक यूनिट होता है, ठीक है, ये कोई बोतल में भर के कार्बन बेचने का चीज़ नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर कार्बन ज़्यादा मात्रा में फैला रहा है तो हम पैसा देंगे। किसको पैसा देंगे? हम पैसा देंगे उनको जो कार्बन को ले रहा है, जो कार्बन को ले रहा है। सो दैट इज कॉल्ड कार्बन एंड ट्रेड स्कीम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कार्बन एंड ट्रेड स्कीम। देयरफॉर द ट्रेडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन हाई कॉस्ट एंड लो कॉस्ट polluters, thereby determining the price of a polluting permit. Polluters have paid to ensuring that they have permits to cover the amount of emission they have emitted for the given year. So this is called carbon and trade scheme. तो फिर अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, मतलब ये कार्बन ट्रेडिंग स्कीम को, तो क्या देखेंगे कि एक लिमिट जो सेट किए हैं, ये फर्म्स को इजी होता है बेचना। किसको? ट्रेडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन हाई कॉस्ट एंड लो कॉस्ट पॉल्यूटर्स, जो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है और जो कम पॉल्यूशन करता है उनके बीच में। तो वो अगर ज़्यादा पॉल्यूशन करे तो उसके लिए उसको एक टारगेट फिक्स कर दिया, तो हाई कॉस्ट से लो कॉस्ट पॉल्यूटर्स के बीच में लेन देन होगी। लेन देन किस चीज़ का होगी? कार्बन का यूनिट्स का लेन देन होगी। लेन देन किस चीज़ का होगी? एक पर्टिकुलर पॉल्यूशन परमिट को तय करके, एक पर्टिकुलर लिमिट को तय करके उसका लेन देन होगी। दैट इज कॉल्ड एमिशन ट्रेडिंग स्कीम थ्रू कार्बन, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये है ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल हमारे देश में कब लागू किया गया था, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल इंडिया में कब लागू किया गया था, ये हम लोग थोड़ा देखेंगे जब हम लोग दिल्ली ओलियम गैस के केस के इसमें आएंगे। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल इंडिया में लागू किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1986 में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1986, 1986 में जब एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल बनाया था पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या किए, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के बारे में बात किए। सो द पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1986 में सबसे पहले पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को लागू किया एंड इट इज इनेक्टेड टू मेक द पार्टी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर देखें, एक सेकेंड इसमें आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। हाँ, The polluter pay principle was for the first time applied and defined in the case of Indian Council for Enviro-Legal Action versus Union of India. Indian Council for Enviro-Legal Action versus Union of India के केस में April 1986 SC 1086 in this case Oleum gas leak case from Shriram Food and Fertilizer Corporation of Delhi on 5th December 1985 ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को लागू किया था।
that is very important, application of polluter pay principle in a particular case. In case of दिल्ली ऑलियम गैस लीक केस, polluter pay principle को हम लोग लागू किए थे। और उसके बाद जो है ये वाला जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है ये लागू हुआ था दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के दूसरे और एक केस में, वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें दो प्रिंसिपल लागू किया गया था, एक है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और दूसरा है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। एक है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और दूसरा है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस ऑफ दिस कंट्री, Supreme Court in Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India, वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल दोनों को लागू किया गया था। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, कोई भी दुर्घटना घटने से पहले आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। आपको लाइफ एंड पर्सनल जो लायबिलिटीज हैं उसका सुरक्षा व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। किसको? जो औद्योगिकी चला रहा है या जो वर्कशॉप चला रहा है या जो फैक्ट्री चला रहा है या जो इंडस्ट्री चला रहा है, उसका जिम्मेदारी है पूरा ये लेना, पूरा दायित्व लेना कि कैसे कैसे हम लोग उसको सेटल डाउन करेंगे, कैसे लाइफ एंड प्रॉपर्टी का देख रेख करेंगे, बचाव करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। एंड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या है? पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल में पॉल्यूटर पे करेगा। क्या करेगा? पॉल्यूटर पे करेगा। जो प्रदूषण फैला रहा है वो पे करेगा। क्या पे करेगा? पॉल्यूटर क्या उसको पॉल्यूटर को देना है। क्या देना है? मैं बताया आपको, कंपेंसेशन। किस लिए देना है? लाइफ रिस्क को बचाने के लिए। पर्सनल लायबिलिटीज जो है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड्स जो हैं उसको बचाने के लिए, सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए। और ओहोसास 18,001 में भी इस चीज को ही बोला गया है कि आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के लिए दायित्व, उत्तरदायित्व रहेगा उसका, जो उस संसाधन या प्रबंधन का प्रबंधक है उसका। और ये आपके भारत के संविधान के आर्टिकल 48A एंड 51AG में भी लिखा है कि आपके जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है कि एनवायरमेंटल को रक्षा करना, लाइफ को रक्षा करना, लाइफ और एनवायरनमेंट दोनों को रक्षा करना, और लाइफ और एनवायरनमेंट दोनों को रक्षा करके कैसे हम लोग एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस को, हमारे देश में एनवायरमेंटल लॉ को कैसे रक्षा करेंगे, पर्यावरणीय नीतियों को कैसे बचा के रखेंगे, उसके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आपके इसमें दिया गया था। एक है आपके वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1996 SC 2715, और दूसरा है आपके ये वाला जो केस है दिल्ली ऑलियम गैस लीक केस, AIR 1986 SC 1086। ये दोनों केस में दिया गया था। ओलियम गैस लीक केस में जो 1985 के 5 दिसंबर में श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में जो गैस लीकेज हुआ था उसके कारण, और दूसरा है आपके श्री राम ओलियम गैस लीक केस के अलावा दूसरा जो वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम है उसमें भी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1996 SC 2715-2721. So AIR 1986 SC 1086, in this case leakage of oleum gas from Shriram Food and Fertilizer Corporation, फिर से मैं बता रहा हूँ। और दूसरा जो केस है आपके केस है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का, जो जिसमें पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल भी लागू होता है, वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1996 SC 2715। सो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब क्या है? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मीन्स environmental measures by the state government and statutory authorities must anticipate, prevent and attack the cause of environmental degradation.
पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के लिए और जीवन और जीविका के बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को लागू किया जाता है, ताकि हम कोई दुर्घटना, कोई हादसा होने से पहले ही जागरूक हो जाएं और संपत्ति के साथ साथ खास करके जीवन का भी रक्षा कर पाएं। दैट इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस या एनवायरमेंटल लॉ में खास करके बहुत ही इम्पॉर्टेंट एवं स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, जो कि एमसी मेहता के कारण ही हमारे देश में लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका चर्चा किया गया था और इसको लागू किया था। और आर्टिकल 48A एंड 51AG, ये जो दो संविधान के आर्टिकल है, इस दो संविधान के आर्टिकल का रक्षा भी इस दोनों प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल द्वारा ही किया जाता है, 48A एंड 51AG। ठीक है, थैंक यू। सॉरी आज मैं जूम में नहीं आ पाया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जूम को फिर से एक्टिवेट करने का और मीटिंग होस्ट करने का। अदरवाइज आप लोग यूट्यूब लिंक को सब्सक्राइब करके, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके भी आप लोग देख सकते हो लेक्चर। और ये जो छोटा सा लेक्चर है आधा घंटे का, इसका भी लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ। और हर एक टॉपिक में आप लोगों को मैं ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स देते रहूँगा। सो इट वुड बी ईजी फॉर यू कि कभी भी चालू करके, कभी भी सुन के, कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ में ये भी मैं बता दूं कि आप लोग मेरे को बताएं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये फॉर्म आप लोगों के लिए सही है या जूम फॉर्म आप लोगों के लिए सही है, जो भी आप चाहें हम लोग दोनों में एक कर सकते हैं या दोनों मिला जुला के भी कर सकते हैं। थैंक यू माई स्टूडेंट्स फॉर पेशेंट हियरिंग।